थैंक गॉड। हुनैन को दूर से कोस्टर से आती दिखाई दी जिसमें वो मुसन्ना के साथ आई थी। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। वो आज़ाद को इग्नोर करके कोस्टर को हाथ के इशारे से रोकने लगी। आज़ाद अपनी जैकेट हाथ में पकड़ा वहीं खड़ा हुआ हुनैन को खुश होते हुए देख रहा था। हनी डियर, मैं चाहूँगा तुम मुझे यहाँ से जाकर पाक बिल्कुल ना भूलो, बल्कि अपने दिमाग में महफूज रखो। आज़ाद हुनैन को देखता हुआ न जाने क्यों कह गया, तुम कहीं से भी इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें याद रखा जा सके। हाँ, तुम्हारी शक्ल याद आ जाए तो इस वक्त सिर्फ एक लफ्ज़ दिमाग में आ सकता है और वो है बदतमीज़। हुनैन रात से अब तक के सारे एहसानात भुलाकर बेमुरवती की इंतहा करते हुए बोली, मगर इसकी बात पर आज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ज़िंदगी में पहली बार अपनी तबीयत से हटकर इसने किसी लड़की की इतनी हेल्प की थी, और वो भी पहली लड़की थी जो आज़ाद को इतनी बातें सुना रही थी, और अपनी नेचर के बरखिलाफ जाकर आज़ाद इसकी इतनी बातें सुन भी रहा था। कौशल के करीब आने पर हुनैन ने एक दफ़ा फिर से इस हाथ के इशारे से रोका। हुनैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ एहसास भी है? कितनी परेशान हो गई थी मैं, सब तुम्हें रात से ढूंढ रहे हो। तो कितनी बदतमीज़ और लापरवाह लड़की हो, तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हुए। अभी हम यहाँ से तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने जा रहे थे, और ये कौन है तुम्हारे साथ? कोस्टर रोकने के साथ ही मुजना को कोस्टर से उतरी और हुनैन को देखकर नॉन स्टॉप शुरू हो गई। मुजना मुजना ने डर के मारे अभी तक नवीन या फिर सालिया में से हुनैन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मुजन्ना, मेरे साथ एक ट्रेजेडी, हुनैन ने मुजना को बताना चाहा, तब असाद हुनैन के पास आया और उसकी बात मुकम्मल होने से पहले बोल पड़ा, हनी, तुमने मुजन्ना को नहीं बताया कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिलने आना था? असाद संजीदगी से हुनैन को देखता हुआ पूछने लगा, जिस पर हुनैन आंखें फाड़े से देखने लगी। कोस्टर में मौजूद तमाम अफराद बारी बारी बाहर निकल रहे थे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज़ाद को एक बार दोबारा घटियापन पर उतरता हुआ देखकर हुनैन गुस्से में बोली, एक मिनट, तुम चुप करो। हुनैन, कौन है आप और हुनैन को कैसे जानते हैं? मुज़न्ना उलझती हुई आज़ाद से मुखातिब हुई, ये तो कुछ सोचने की बात है। हनी किसी गैर लड़के से यूँ मिलने नहीं आएगी, वो भी इतनी रात को। क्या मुझे अब भी बताना पड़ेगा कि मैं हुनैन का बॉयफ्रेंड हूँ? आज़ाद हुनैन को एहसान फरामोशी की सज़ा देता हुआ मुज़न्ना से बोला, जिस पर हुनैन सदमे से आज़ाद को देखने लगी। वो पहले भी इसे इसकी आपी की नज़रों में मशकूक कर चुका था, और अब मुज़न्ना की नज़र में भी। रिलैक्स हनी डियर, मुज़न्ना तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है और ये तुम्हारी आपी को हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगी। वैसे भी मम्मा डैड को लेकर मैं नेक्स्ट मंथ आ ही जाऊँगा तुम्हारी आपी से मिलवाने। अब आज़ाद हुनैन के परेशान चेहरे को देखता हुआ बोला, जबकि मुज़न्ना आज़ाद की बात सुनकर खामोश रही। तुम अपनी जैकेट और मोबाइल भी वहीं छोड़कर आ गई थी? मुज़न्ना हुनैन को देखकर कहने लगी, मुझसे मिलने की खुशी में वो दोनों चीज़ें भूल गई थी, पर डोंट वरी, मेरी जैकेट रात में मेरे साथ हनी ने भी शेयर कर ली थी। आज़ाद हुनैन को देखकर मुस्कुराता हुआ मुज़न्ना को जवाब देने लगा। मुज़न्ना इस बात में सर हिलाकर वापस कोस्टर में बैठ गई, जबकि हुनैन इसे बेयकीनी से देखी जा रही थी। अरे आज़ाद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुनैन को जानते हैं आप? पहले से काफ़ी देर से खामोश खड़ी मारिया आज़ाद के पास आकर बोली, ओह, तो तुम भी हनी की क्लास फेलो हो? आज़ाद अपने दोस्त उसामा की सिस्टर को देखकर पहचान गया था, तभी मारिया से पूछने लगा, नहीं, हुनैन तो जूनियर है हमसे, मैं मुसन्ना के साथ पढ़ती हूँ। मारिया मुस्कुराती हुई से बोली, मारिया, ऐसा है कि मुझे तुम्हारे मोबाइल से एक कॉल करनी है। हनी अपना मोबाइल लाना भूल गई थी और मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है। आज़ाद अब काम की बात पर आता हुआ मारिया से बोला, और फिर मारिया के मोबाइल से कॉल करके अपने ड्राइवर को यहाँ का एड्रेस समझाने लगा, ताकि वो उसे यहाँ से आकर ले जाए। कोशिश करना दोबारा तुम्हारा मुझसे सामना ना हो। हुनैन जाते जाते आज़ाद को देखकर संजीदगी से बोली, डार्लिंग, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं बोलते। इस एक रात में जितने मैंने तुम पर एहसान किए ना, इन सब एहसानों का बदला सूद समेत वापस लेने जल्द आऊँगा। ये सब जो मैंने तुम्हारे साथ किए ना, वो इसके लिए तुम मुझे अच्छी तरह से याद रखो। और दूसरा, तुम्हें ये भी बताना था, मैं तुम्हारी सोच से भी 10 गुना ज़्यादा बदतमीज़ हूँ। तीसरी मुलाकात हमारी बहुत जल्द होगी, इंतज़ार करना मेरा। आज़ाद हुनैन को देखकर आंख मारता हुआ अपनी कार में बैठ गया। कोमी, मेरा बेबी इतना खामोश क्यों बैठा है आज? आज़ाद जब घर पहुंचा तब उसे वजिया से कल रात के मुतालिक मालूम हुआ। वो सबसे पहले कोमल को देखना चाहता था, जो सुबह से ही अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी। आज़ाद इसके बराबर में बेड पर बैठता हुआ बोला, भाई, जब इस रात में इसने यूं करके कपड़े उतारे हैं ना,
کومل کچھ سوچتی ہوئی بولنے لگی اور ساتھ ہی اپنی شرٹ اتارنی چاہی۔ ویسے ہی آزاد نے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ ارے بری بات، بھائی نے منع کیا تھا نا اس طرح سے دوبارہ کرنے کو، اچھے بچے اس طرح نہیں کرتے، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آزاد اس کی شرٹ ٹھیک کرتا ہوا نرمی سے سمجھانے لگا۔ کومی کو بھی اچھا نہیں لگا تھا اس وقت، وہ بہت زور سے روئی تھی۔ کومل آزاد کو دیکھتی ہوئی بولی، اس کی آنکھوں میں عجیب بے بسی کی کیفیت شامل تھی۔ تب آزاد نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا اور کومل کو گلے سے لگا لیا۔ کومل خاموش ہو جاؤ۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا جب اس نے کپڑے اتارنے والا ایکٹ کیا تھا، یا پھر ایسی باتیں دہرائی ہو جسے سن کر انسان دوسرے سے نظر نہ ملا پائے۔ فضل فضل کوثر کہاں پر ہے؟ آزاد نے سرونٹ کو بلا کر کوثر کا پوچھا۔ کومل ابھی بھی آزاد کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ سر وہ آج صبح میڈم وجیہ سے چھٹی لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی، اسے ضروری کام تھا کچھ۔ فضل نے آزاد کو کوثر کے بارے میں انفارم کیا تو آزاد کا موڈ خراب ہوا۔ کال کر کے اسے یہاں پر شام تک آنے کے لیے کہو اور اسے یہ بھی اچھی طرح سمجھا دینا کہ میں کومل کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ یہاں جاب کرنی تو ڈھنگ سے کریں۔ ڈراس میں سے مجھے کومل کا میڈیسن باکس نکال کر دو۔ آزاد سمجھ گیا تھا کہ کوثر کی غیر موجودگی اور وجہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کومل نے صبح کی میڈیسن نہیں لی ہوگی، تبھی اس کی رات کے بعد وہ دوبارہ ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے۔ آزاد نے کومل کو میڈیسن کھلائی، تب دروازہ ناک ہوا۔ عباس اندر آ جاؤ، میں بھی تمہارے پاس ہی آنے والا تھا۔ دروازے میں موجود عباس نے آزاد سے مخاطب ہوا۔ کومل عباس کو دیکھ کر دوبارہ آزاد کے گلے لگ گئی۔ میں دراصل تمہاری سسٹر کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، فضل نے بتایا تم بھی یہیں موجود ہے اس لیے بیڈ روم میں آ گیا، آئی تھنک ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ عباس کومل کی حرکت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف اجنبی پن دیکھتا ہوا آزاد سے بولا، اس کی ضرورت نہیں، تم یہیں بیٹھو۔ کومل کو میڈیسن دے کر ویسے بھی میں تمہارے پاس ہی آنے والا تھا تمہارا شکریہ ادا کرنے۔ مما نے بتایا کہ کل تم نے کس طرح ہماری ہیلپ کی۔ آزاد نے عباس کو چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کومل آزاد کے سینے پہ آدھا چہرہ چھپائے ایک آنکھ سے سامنے بیٹھے عباس کو دیکھنے لگی۔ شکریہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جب دوست کا ہے تو پھر شکریہ جیسی فارمیلٹیز میں کیا پڑنا۔ عباس مسکراتا ہوا آزاد کو دیکھتا ہوا بولا، مگر وہ اپنے اوپر کومل کی نظر محسوس کر سکتا تھا۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ زخم زیادہ گہرا تو نہیں آیا نا؟ آزاد نے عباس سے پوچھا۔ بھائی یہ انکل کون ہے؟ عباس کے کچھ بولنے سے پہلے کومل نے آزاد کے سینے سے چہرہ اٹھایا، اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اب کی بار عباس کومل کے منہ سے اپنے لیے انکل کا لفظ سن کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جبکہ اس آزاد نے کومل کو آنکھیں دکھائی۔ کومی یہ انکل نہیں ہے، بھائی کے فرینڈ ہے۔ آزاد پیار سے کومل کو سمجھانے لگا۔ نہیں، بہت گندے انکل ہیں، یہ کل رات مجھے پکڑ رہے تھے، یہاں سے پکڑا تھا کومی کو۔ کومل آزاد کو اپنی بات کا یقین دلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگی۔ کل رات جب وہ کومل کو کچن سے کھینچ کر باہر لا رہا تھا تب اس نے واقعی کومل کے ہاتھوں کو بہت سختی سے پکڑے تھے کیونکہ وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کومل کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ جیسے میں آپ کے بھائی کا فرینڈ ہوں ویسے میں آپ کا بھی فرینڈ بننا چاہتا ہوں۔ عباس کومل کو دیکھتا ہوا بولا۔ آزاد عباس کو دیکھنے لگا مگر عباس کومل کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا جو کہ اس کی بات سن کر خفا خفا سے تھے۔ آپ نے کومی بی بی کو آنٹی بولا تھا نا، اس لیے وہ اب آپ کی فرینڈ نہیں بنے گی۔ کومل ماتھے پر شکن لاتی ہوئی عباس کو دیکھ کر بولی، جسے عباس کو اپنی ہنسی ضبط کرنا پڑی۔ اوکے پھر میں اپنے کان پکڑ کر آپ سے سوری کر لیتا ہوں، اب تو آپ میری فرینڈ بنیں گی؟ عباس کومل کو دیکھتا ہوا دوبارہ پوچھنے لگا۔ آزاد کومل کے پاس بیٹھا خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ سوری، عباس اپنے دونوں کان پکڑتا ہوا بولا، جس پر کومل بچوں کی طرح تالیاں بجا کر ہنسنے لگی۔ فرینڈس؟ کومل نے بیڈ سے اتر کر عباس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ عباس نے ایک نظر آزاد کو دیکھا، آزاد کے چہرے پر اس وقت ہلکی سی اسمائل تھی جسے اسے عباس کا کومل سے بے قد تکلف ہونا برا نہیں لگا، مگر سچ تو یہ تھا کہ کوئی بھی پاگل لڑکی سے دوستی کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کومل سے زیادہ تر لوگ ڈرتے تھے۔ عباس نے کومل سے ہاتھ ملایا تو کومل عباس کی کلائی پہ بینڈیج دیکھنے لگی جہاں کل رات اس نے عباس میں زخم دیا تھا۔ ویسے کومل کے مسکراتے لب سکڑ گئے، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تو عباس نے بھی مسکرانا بند کیا اور خاموشی سے کومل کو دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنے دونوں کان پکڑے عباس کو دیکھنے لگی، یعنی اسے اپنی کل والی حرکت یاد تھی اور وہ اپنی حرکت پہ شرمندہ تھی جس کا اظہار وہ کان پکڑ کر کر رہی تھی اور اسے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کے معصوم سے انداز پہ عباس کے ساتھ ساتھ آزاد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ عباس نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ کانوں سے نیچے کیے۔
आज़ाद तुम्हारी सिस्टर की मेमोरी काफ़ी शार्प है, वो बातें याद रखती है, ये एक अच्छी अलामत है। आज़ाद ने कोमल को मेडिसिन दी थी और उसके ज़रिए से सो रही थी, तब आज़ाद और अब्बास लॉन में आकर बैठे। अब्बास आज़ाद को देखता हुआ कहने लगा, हाँ डॉक्टर्स कहते हैं तो है, इसे कुछ अरसा लगेगा इस फेज़ से निकलने में। कभी कभी वो नॉर्मल लड़की की तरह रिएक्ट करती है, मगर कभी कभी वो बिल्कुल अपने हवासों में नहीं रहती। किसके सामने क्या बात करना है, किस तरह का अमल करना है, इसे समझ नहीं आता। आज़ाद के लहजे में अफसर्दी का रंग खुला था। तुम्हारी सिस्टर ठीक हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत, तवज्जो और टाइम से मुझे यकीन है। अब्बास आज़ाद को उदास देखकर इसकी उम्मीद बांधता हुआ बोला तो आज़ाद अफसरदगी से मुस्कुराया। टाइम और तवज्जो ही तो देते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। आज़ाद अब्बास को कहने लगा, अब्बास से बात करते इस वक्त वो अपनी शख्स से बिल्कुल उलट लग रहा था। अगर तुम माइंड नहीं करो तो कोमल के साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया करूँ। अब्बास की बात पर आज़ाद ने चौंक कर इसे देखा। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, तो मेरा मतलब था ऐसे केसेस में घर वालों की तवज्जो के अलावा अगर कोई ऐसा इंसान जिसे कोमल अपना दोस्त समझे तो वो अच्छा महसूस करेगी। हर नॉर्मल इंसान की तरह इसका भी दोस्त है, बस ऐसे ही कुछ सोच कर बोला मैंने। अब्बास आज़ाद के संजीदा तासुरात देखकर इसे वजाहत देने लगा। तुम्हें मालूम है अब्बास, जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मेरी फंसी और मुकर्रम से दोस्ती हुई। इसके बावजूद मैंने अपनी दोस्ती को लिमिट में रखा। मैंने कभी इन्हें अपने घर आने की दावत नहीं दी, जबकि तुमसे दूसरी मुलाकात में तुम्हें यहाँ रहने की ऑफ़र की। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि तुम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मुझे लोगों की नीयतों का इनके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम इसके फ्रेंड बने हो तो मुझे यकीन है तुम इसके एक अच्छे दोस्त साबित होगे। आज़ाद की बात सुनकर अब्बास ने शुक्र अदा किया कि आज़ाद ने इसकी बातों का गलत मतलब नहीं लिया। अगर माइंड नहीं करो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर क्या वजह हुई जो कोमल यूं? अब्बास की बात पर आज़ाद एक बार फिर चौंकर संजीदगी से इसे देखने लगा। तभी मेन गेट से कार अंदर दाखिल हुई जिसमें से कौसर निकली। आज़ाद की बात सुनकर फजल ने डॉक्टर ड्राइवर को उसे साथ लेने के लिए भेज दिया था। फिर कभी बताऊंगा। कौसर आ गई, इसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आज़ाद मुस्कुराकर चेयर से उठता हुआ बोला तो अब्बास ने इस बात में सर हिलाया। वो समझ नहीं पाया आज़ाद ने इसको टाला है या इनडायरेक्ट इनकार किया है, या वाकई इसे बाद में बताने का इरादा रखता है। आज़ाद को जाता हुआ देखकर वो भी अपनी एनकेसी में चला गया। हाँ तो क्या ना बताया आपने डैड की पर्सनल सेक्रेटरी का। आज शाहनवाज की गैर मौजूदगी में आज़ाद इसके ऑफिस आया। वो इस वक्त शाहनवाज की कुर्सी पे मुजमान मुस्तहाद साहब मैनेजर से मुखातिब हुआ। नवीन नवीन मिर्ज़ा मैनेजर कश्मकश में मुब्तला था। वो शाहनवाज या नवीन के मुतालिक पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकता था, मगर यहाँ शाहनवाज का बेटा ही आकर इसे पूछगछ में लगा था, इसलिए वो घबराता हुआ बोला, मुझे 20 मिनट के अंदर मालूम करके बताएं दुबई के किस होटल या विला वो दोनों मौजूद हैं और ये टूर कितने परसेंट ऑफिशियली है, इन सारी डिटेल से मुझे आगाह करें। आज़ाद मैनेजर घबराए हुए चेहरे को देखकर संजीदगी से बोला, जी सर। मैनेजर आज़ाद से बोलता हुआ जाने लगा, मुश्ताक साहब डैड इस कंपनी में 50% के मालिक हैं, जबकि 50% इस कंपनी में मेरा भी शेयर है। आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई तो अंजाम आपको भुगतना होगा। आज़ाद मैनेजर मैनेजर को वार्न करता हुआ बोला, यस सर। मैनेजर ने एक बार फिर मुहज़्ज़ब अंदाज में आज़ाद को जवाब दिया। अब आप तशरीफ़ ले जाएं और इम्तियाज़ साहब को रूम में भेजिए। आज़ाद ने शाहनवाज के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब ऑफिस के मामलात की भी इन्फॉर्मेशन लेना भी ज़रूरी समझा। अभी वो शाहनवाज की पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में सोच ही रहा था, जैसे इसने अभी तक नहीं देखा था, मगर अब इस मामले को संजीदगी और करीब से देखना चाहता था क्योंकि शाहनवाज के बदलते हुए रंग और ढंग से अब इसके साथ साथ वजिया भी मशकूक होने लगी थी। तभी टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बजा। यस, आज़ाद ने सोचों को झटकते हुए रिसीवर उठाया। सर को फंसी सर वो फंसी साहब और मुकर्रम साहब आपसे मिलना चाहते हैं, पीए ने इसको आगाह किया। ओके अंदर भेजें इन दोनों को। आज़ाद ने रिसीवर वापस रखा। इस दिन फार्म हाउस से वापसी के बाद फंसी और मुकर्रम से इसकी आज मुलाकात हो रही थी। क्या बड़ी नाराज़ हो गया तू? कल से कुछ खबर ही नहीं है तेरी। फंसी और मुकर्रम दोनों ऑफिस के रूम में आए। मुकर्रम आज़ाद से पूछने लगा, जिनसे मैं नाराज़ हो जाऊँ इनको मुँह नहीं लगाता, जबकि तुम्हें मैंने खुद ही सुबह कॉल करके बताया था कि आज मैं ऑफिस आने का इरादा रखता हूँ। आज़ाद मुकर्रम को देखता हुआ बोला, तुझे नहीं मालूम फार्म हाउस से जाने के बाद तूने क्या कुछ मिस कर दिया?
क्या हसीनाएं थी यार, कसम से मेरा तो नशा अभी तक नहीं उतरा। फंसी फार्म हाउस का मंजर याद करता हुआ ठंडी आह भरकर बोला, ये नशा थोड़ा तुम्हारा इसी दिन उतरेगा जब तुम्हें मालूम होगा कि तुम एड्स जैसी मोहल्लक बीमारी में मुब्तला हो गए हो। आजाद ने जितने आराम से कहा, मुकर्रम हंसता हुआ फंसी का मजाक उड़ाने लगा। ऐसी बददुआएं देकर डरा तो मत यार। फंसी अब सीधा होकर बैठता हुआ बोला, वो तो अब समझा ये परहेज जबी है एड्स के डर से। मुकर्रम आजाद को देखता हुआ पूछने लगा, इन खराफात में वो खुद भी ज़्यादा पढ़ने का कायल नहीं था, मगर मौका महल देकर फंसी का साथ दे दिया करता था, जबकि आजाद ने शुरू से इस चीज़ से फासला रखा था। सिर्फ एड्स का ही डर नहीं है, खौफ खुदा भी कोई चीज़ होती है। वैसे भी एक हराम चीज़ तो मुंह लगी हुई है, दूसरे की तलब अगर शिद्दत इख्तियार कर गई तो हलाल तरीका ही अपनाऊंगा। आज़ाद रेवरिंग चेयर पर झूलता हुआ मुकर्रम को बताने लगा, यानी इन हलाल तरीके से हलाल होने का सोचा है तूने। फंसी की बात में दोनों हंसे। हलाल होने का नहीं करने का। आज़ाद पिए से अपने साथ उन दोनों के लिए कॉफ़ी का बोलने लगा, कोई बकरी भी तलाश की है या अभी तक इन्हीं सोचों में अटका हुआ है। फंसी ने मायनी क़याजी से पूछा। तब आज़ाद को हुनैन याद आई। इस बात को छोड़ो, ये बताओ उसामा की बहन मरियम किस कॉलेज में पढ़ती है। आज़ाद फंसी से पूछने लगा, क्योंकि लड़कियों की इन्फॉर्मेशन इसी के पास ही मिल सकती थी। रियली उसामा की बहन। मुकर्रम हंसता हुआ आज़ाद से कंफर्म करने लगा। शट अप, कुछ पूछना है इससे। आज़ाद का जैसे मरियम के नाम पे मुंह कड़वा हुआ। अबे मरियम को छोड़, तुझे मालूम है इस दिन तेरे फार्म हाउस से निकलने के बाद कौन मिली? वही हसीना जिसका तू मोबाइल नंबर लेने में कामयाब नहीं हो सका था। फंसी इस रात का हुनैन का किस्सा याद करके अजहाद को बताने लगा। हनी। अजहाद के लबों से बेआवाज़ हुनैन का नाम बता हुआ और चेहरे के तासुरात एकदम संजीदा हो गए। मान गया यार, क्या लड़की थी। इस लड़की से ना तू नंबर निकाल सका और ना ही वो लड़की इस टफर के हाथ लगी इस रात। मुकर्रम हंसता हुआ आज़ाद को बताने लगा, जिससे अब आज़ाद को गुस्सा आने लगा। यानी इस रात हुनैन के पीछे लगने वाले लड़के इसी के दोस्त थे। एक बार इस हसीना को ज़रा नज़र आने दे, फिर देखना कैसी बचती है वो मेरे हाथ से। फसी मुकर्रम को देखता हुआ बोला। तभी आज़ाद एक झटके से कुर्सी से उठा और तेज़ी से कदम उठाता हुआ फसी के पास आया। एकदम इसका गिरबान पकड़कर इसे कुर्सी से उठाया। क्या बकवास की तूने? इसके मुताबिक दोबारा बोल। आज़ाद गुस्से में फंसी का गिरबान पकड़ता हुआ पूछने लगा, जिस पर फंसी इसका अंदाज देखता हुआ रह गया। मुकर्रम भी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। या तुझे हो क्या गया है अचानक? फंसी ने आज़ाद का हाथ अपने गिरबान से हटाना चाहा, मगर इस वक्त आज़ाद के हाथों की मजबूत गिरफ्त और आंखों में गुस्सा देकर वो दोनों हैरान रह गए। इसके मुतालिक अगर कोई गंदी सोच दोबारा तुम्हारे दिमाग में आई या गंदा कभी इसको मैली नज़र से देखा ना, तो मैं तुझे ज़मीन के अंदर जिंदा गाड़ दूंगा फंसी। आज़ाद अभी भी फंसी का गिरबान पकड़ता हुआ गुस्से में इसे बोला, रिलैक्स यार, क्या हो गया तुझे? एक लड़की के लिए तू इतना जज्बाती हो रहा है, वो सिर्फ एक लड़की है, हम दोस्त हैं तेरे। मुकर्रम मौके की संगीनी को देखता हुआ आज़ाद से नरम लहजे में बोला, जिस पर आज़ाद ने फंसी का गिरबान छोड़ा। राइट, हम दोस्त हैं। आज़ाद अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। मुकर्रम के इशारे पर फंसी भी कुर्सी पर बैठ गया। आज़ाद को न जाने क्यों फंसी का इस तरह हुनैन के मुतालिक बोलने पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में फंसी का गिरबान पकड़ कर बैठा, जबकि फंसी शुरू से ही लड़कियों के मुतालिक ऐसी ही सोच रखता था। आज़ाद सिगरेट सुलगाता हुआ अपने दिमाग को ठंडा करने लगा। कल तुम ऑफिस गए थे, खैरियत? शाहनवाज कल रात को ही वापस लौटा था और वो इस वक्त ऑफिस के लिए तैयार बैठा नाश्ता कर रहा था। तभी नाश्ते की टेबल पर मौजूद आज़ाद से पूछने लगा, हाँ, सोच रहा हूँ अब बाकायदगी से और संजीदगी से ऑफिस और दूसरे मामलात के जायज़ा लूँ। आज़ाद नाश्ता करती हुई वजह पर एक नज़र डालकर शाहनवाज को देखता हुआ कहने लगा, तुम पहले घर के मामलात का जायज़ा तो लो। मेरे पीछे कोमल की हालत बिगड़ी, इस वक्त तुम्हें घर पर होना चाहिए था ना कि सैर सपाटों में मसरूफ़। शाहनवाज आज़ाद पर तंज करता हुआ बोला, क्योंकि सुबह जब इसने वजह की कॉल देखी तो मोबाइल पर बात करने से इसे कोमल के बारे में मालूम हुआ। डैड, इस रात सैर सपाटों में और दुनियावी रंगीनियों में कौन मशगूल था, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं दोस्तों के पास से घर आने के लिए निकल रहा था, रास्ते में मेरी कार ख़राब हो गई, वरना मुझे अपनी बहन की एक बाप की तरह ही फ़िक्र रहती है। इसी वजह से आज मैंने दूसरे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे आपकी तरफ से भी फ़िक्र लाहक हो गई है। अतः शाहनवाज को जताता हुआ कहने लगा, जिस पर शाहनवाज के साथ साथ वजिया ने भी चौंक कर अजहाद को देखा।
क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी फ़िक्रों के मुतालिक बात कर रहे हो? वजन ने चौंक कर अज़ाद से पूछा। आपने गौर नहीं किया दिन ब दिन डैड की पर्सनैलिटी में बढ़ते हुए निखार को? कल रात दुबई से वापसी के बाद डैड कुछ ज़्यादा ही फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद शाहनवाज को सुलगाता हुआ नाश्ते से भरपूर इंसाफ करने लगा, जिस पर वजिया खामोश, जबकि शाहनवाज को गुस्सा आ गया। क्या बकवास कर रहे हो अपनी माँ के सामने मेरे मुतालिक? शाहनवाज गुस्से में आज़ाद को देखता हुआ बोला। आप दुआ करें ये बकवास ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। आज़ाद आप संजीदगी से शाहनवाज को देखकर बोला। खामोश बैठी वजिया इन दोनों को देख रही थी। आप खामोश बैठिए, मेरा मुंह देख रही है। तमीज़ सिखाएं इस बदतमीज़ को, ये बाप से कैसे बात की जाती है। शाहनवाज वजिया को बोलता हुआ उठ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। अब वजिया आज़ाद की तरफ देखने लगी। आप बेफिक्र रहें, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज़ाद वजिया के हाथ पर अपना हाथ रख इसे तसल्ली देता हुआ बोला। जहाँ तक इसे मालूमात मिली थी, इससे आज़ाद ने यही नतीजा अखज़ किया था। नवीन मिर्ज़ा नामी सेक्रेटरी से शाहनवाज का अफेयर है। अब वो नवीन मिर्ज़ा से ऑफिस में रूबरू मिलने का इरादा रखता था। कौसर से कहकर कोमल को रेडी करवाए, जब तक मैं चेंज कर कर आता हूँ। आज़ाद वजिया को सोचों में गुम देकर बोला और कुर्सी से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। हुनैन को नवीन कल रात ही एयरपोर्ट से अपने साथ वापस घर ले आई थी। सोने से पहले इन दोनों ने काफ़ी देर बातें की। सुबह नवीन तो ऑफिस के लिए रवाना हो गई थी, मगर हुनैन ने अपनी तबीयत में बेजारी महसूस करके कॉलेज से ऑफ कर लिया। आज वो रेस्ट करना चाहती थी और सुबह से ही रेस्ट कर रही थी, इसलिए अब आराम करके वो थक गई थी। तो इसने अपनी उजड़ी हुई वार्डरोब से सारे कपड़े निकालकर इन्हें सलीके से हैंग करना शुरू कर दिया। फार्म हाउस से वापसी के बाद मुज़न्ना ने इससे अतहाद के मुतालिक पूछा, मगर हुनैन टाल गई, क्योंकि इसको मालूम था वो जितना भी मुज़न्ना को सच बताती कि वह अतहाद को नहीं जानती, मगर मुज़न्ना इसकी बात पर कभी यकीन नहीं करती। और इस आज़ाद को, इस बदतमीज़ इंसान को तो वो वाकई नहीं भूली थी। वार्डरोब से सेट करने के बाद वार्डरोब की ड्रॉर में से अपनी दूसरी से इस्तेमाल की चीज़ें निकाल कर इसने बेड पर फैलाई। हुनैन बाजी, रात का खाना बना दिया है मैंने, अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। साबरा का रोज़मर्रा का यही रूटीन था। रोज़ हुनैन के कॉलेज से आने के बाद वो घर की सफाई करना और फिर शाम का खाना बनाकर मगरिब तक वापस घर चले जाना। साबरा के जाने के बाद हुनैन ने बाहर का दरवाज़ा लॉक किया और खुद वॉशरूम में चली गई। मुश्किल से 2 मिनट ही गुजरे होंगे, इसे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। नवीन के घर आने का सोचकर वो मुतमईन हो गई। आज़ाद हुनैन का एड्रेस कल ही मालूम कर चुका था, मगर बदला लेने के लिए नहीं। बदला तो इससे हुनैन ले चुकी थी, इसकी नींदें हराम करके। अब एड्रेस मालूम करने के बाद इसका दिल हुनैन के मुतालिक सोचे जा रहा था, इसलिए अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इस वक्त हुनैन के फ्लैट के दरवाजे पर मौजूद था। पहले इसने सोचा वो शरीफों की तरह डोर बेल बजाने के बाद घर में दाखिल हो, मगर हुनैन ने कभी भी आज़ाद को शरीफ नहीं समझना था, तो फिर इसने शरीफों वाला तरीका अपनाने की बजाय डुप्लीकेट की से दरवाजे का लॉक खोला और फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। फ्लैट के अंदर दाखिल होकर वो सरसरी जायज़ा लेता हुआ इससे बेडरूम में दाखिल हुआ, जहाँ की लाइट ऑन थी। बेड पर ख़ास किस्म का बिखरा हुआ सामान देखकर इसके होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में सिकुड़े। ओनली थॉर्टी चीज़ों का तफसील जानने के बाद वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। इसकी नज़र वॉशरूम की तरफ जलती हुई लाइट पे पड़ी, तो सब वो चीज़ों को एक साइड पे करता हुआ जूतों समेत बेड पे लेट गया। बेड पे पड़ा हुआ पैकेट हाथ में उठाया, चेहरे पे बेगैरती वाली मुस्कुराहट सजाए हुए उसे गेंद की तरह उछालता हुआ हुनैन के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। हुनैन वॉशरूम से बाहर निकलकर जो अपनी ड्रॉ सेट सेट करने का इरादा रखती थी, सामने बेड पर आज़ाद को लेटा हुआ देखकर बेख्तियार इसके मुंह से चीख निकली। आज़ाद बेड पर लेटा हुआ हाथ में इसकी इतनी पर्सनल चीज़ लिए हुनैन का चेहरा शर्मिंदगी से और फिर गुस्से से सुर्ख होने लगा। बैड डीस वेरी बैड। आज़ाद ने कमीनगी से बोलते हुए पैकेट हुनैन के ऊपर उछाला। अब वो हुनैन को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेडरूम में घुस कर यूँ मेरी पर्सनल चीज़ों को छूने की? हुनैन इसकी बात को इग्नोर करके गुस्से में बोली। मालूम नहीं क्यों, मगर पहली मुलाकात से तुम्हारे और मेरे बीच में लफ्ज़ पर्सनल कुछ अजीब सा लगता है। क्या तुम अपने रूम में ये मीना बाज़ारी यूँ ही सजाए रखती हो? वो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था, हुनैन को इश्तियाक भरी नज़रों से देखता हुआ पूछ रहा था। बंद करो अपनी बेखुदा गुफ्तगू बदतमीज़ इंसान और निकलो मेरे घर से। एक मिनट, फ्लैट का दरवाज़ा तो लॉक था, तुम अंदर आए कैसे?
हुनैन ने इसको निकल जाने के लिए बोला, मगर अचानक इसको ख़्याल आया कि वो घर के अंदर कैसे आया। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे इस सवाल को मासूमाना कहूँ या बचकाना। आज़ाद बेड से उठकर हुनैन के करीब आता हुआ बोला, क्या चाहते हो तुम? देखो, तुम अपना बदला मुझसे ले चुके हो। हुनैन अपने सामने खड़े आज़ाद को देखकर बोली, तो मज़ीद कदम बढ़ाता हुआ हुनैन के पास आया। हुनैन पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। क्या चाहता हूँ मैं, यही तो मैं भी सोचे जा रहा हूँ, और इसी उलझन को ही तो सुलझाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, मगर तुम्हें देखकर तो मैं मज़ीद उलझ गया हूँ। हुनन मज़ीद पीछे होती हुई दीवार से जा लगी। असाद इसके नज़दीक आकर गौर से इसको देखता हुआ बोलने लगा, देखो तुम आप मुझे परेशान कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। हुनैन इसको अपने करीब देखकर घबराती हुई बोली, डिस्टर्ब पहले तुमने मुझे किया है, मैं अपने आप में उलझ कर रह गया हूँ, और इस उलझन को सुलझाने के लिए तुम्हें अब मुझसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मुलाकात मुझे काफ़ी नहीं लग रही। अगर तुम मुझसे कल मिलने आती हो तो मैं अभी और इसी वक्त एक शरीफ आदमी की तरह तुम्हारे घर से चला जाऊंगा, नहीं तो तुम मेरी बदतमीजियों से अब तक तो अच्छी तरह वाकिफ़ तो हो ही गई हो। आज़ाद इसके मज़ीद करीब आकर अपना चेहरा हुनैन के चेहरे की तरफ झुकाता हुआ इससे कहने लगा, तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं तुम पे वाज़ेह कर चुकी हूँ कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो तुम अपने ये डायलॉग इस लड़की के सामने बोलो जो तुम्हारे इस स्टाइल से इम्प्रेस हो। हुनैन का सर बामुश्किल आज़ाद के कंधे को छू रहा था। हुनैन इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख आज़ाद को पीछे हटाने लगी, ताकि अपने फ़रार का रास्ता बना सके। तुम मुझे वो स्टाइल बताओ जिससे तुम इम्प्रेस होगी। आज़ाद अपने सीने पर रखे हुनैन के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार पर लगाता हुआ मज़ीद हुनैन के चेहरे के आगे झुका। आज़ाद गौर से हुनैन के होठों को देख रहा था, जबकि हुनैन घबराती हुई इसकी नज़रों को। डोर बेल की आवाज़ पर वो दोनों चौंके। आई थिंक्स आप ही आ गई हैं, और ओ गॉड, अब क्या होगा? उन्होंने एकदम परेशान हो गई और भुखलाती हुई बोली। असाद इसके दोनों हाथों को आज़ाद करके पीछे हटा और उसके परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। अरे वाह, आप ही जी भी आ गई, चलो अच्छा है, इनसे भी मुलाकात हो जाएगी आज। असाद बोलता हुआ कमरे से निकलने लगा, तभी हुनैन ने इसका बाजू पकड़ा। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? नवीन के बारे में सोच कर तो हुनैन की जान पर बनाई थी। वो परेशान होती आज़ाद से पूछने लगी, दरवाज़ा खोलने आप ही जी के लिए? आज़ाद हुनैन से अपना बाजू छुड़ाकर नॉर्मल से अंदाज में बोला और दोबारा कमरे से बाहर निकलने लगा। तो हुनैन उसके सामने आए। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? आप ही तुम्हें यहाँ देखकर मुझे जान से मार देंगी। तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे, बल्कि बैक डोर से वापस जा रहे हो। हुनैन इसको देखकर जल्दी से बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? आज़ाद हुनैन का घबराया हुआ चेहरा देखकर आराम से पूछने लगा, आज़ाद प्लीज़, आप ही तीसरी बैल के बाद खुद दरवाज़ा का लॉक खोलेंगे, यहाँ से चले जाओ। हुनैन अब रो देने वाली हुई और आज़ाद से मन्नत करने लगी। आज़ाद को हंसी के साथ भी हैरत हुई कि वो अपनी बहन से किस कदर डरती है। रिलैक्स डार्लिंग, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन कल मैं तुम्हारा कॉलेज ऑफ होने के बाद इंतज़ार करूँगा। अगर तुम मुझे वहाँ नहीं मिली तो मैं शाम में दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे बेहद नज़दीक। आज़ाद को देखता हुआ इसे प्यार भरी आज़ाद उसको देखता हुआ इसे प्यार भरी धमकी देकर ड्राइंग रूम के रास्ते से बाहर निकल गया। वैसे ही नवीन चाबी से दरवाजे का लॉक खोलकर फ्लैट के अंदर दाखिल हुई।